सोचा है कि कानून कागजों में तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जमीन पर वही कानून कभी-कभी सबसे ज्यादा उलझा हुआ क्यों दिखता है? कभी किसी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी महिलाओं के होने के कारण, तो कभी मानसिक बीमारी के नाम पर लोग अपने ही अधिकारों से वंचित क्यों रह जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम किसी एक कानून की कहानी नहीं है, यह सिस्टम, संविधान और इंसाफ की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ का मतलब होता है धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए दी गई संपत्ति। सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में लाया, जिसमें वक्फ संपत्तियों से जुड़े नियमों में काफी बड़े बदलाव किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर स्थानीय रोक लगा दी थी। यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा? जब तक कोई कानून पूरी तरह असंवैधानिक साबित ना हो, तब तक उसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। किन धाराओं पर रोक लगाई? आपको दिखाते हैं। धारा 3 पे धारा 3 5 साल का उपयोग नियम। इसमें कहा गया कि अगर कोई संपत्ति पिछले 5 साल से अधिक उपयोग में है तो उसे वक्फ माना जा सकता है। समस्या यह थी कि इसमें निजी या सरकारी जमीन पर भी दावा किया जा सकता था। अब निजी और सरकारी, जैसे कि मान लीजिए किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और या सरकारी प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा अगर कोई पर्सन मतलब धर्म के उस पे लाइक मंदिर बनवा दिया या मस्जिद या चर्च बनवा देता है और उस पे वो दावा करता है कि जो संपत्ति है ये हमारी है ना, ये वक्फ के उसमें है कि बोला ना, वक्फ संपत्तियों से जुड़े जैसे कि नियम, जैसे कि ये सब चीजें धर्म या सामाजिक उद्देश्य के लिए यूज किए जा रहे हैं, है ना, तो वो दावा करेगा कि ये जो जमीन है ये मेरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं धारा 3C की, जिला कलेक्टर को अधिकार। इस धारा में कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक अधिकार है, इसे प्रशासनिक अधिकार को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इस पर भी रोक लगा दी गई। हम बात करते हैं गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन सीमा तय की गई। केंद्रीय बोर्ड में 20 में से अधिनियम 4, राज्य बोर्ड में अधिनियम 3। ठीक है, पंजीकरण को लेकर टिप्पणी। 1995 में यह अनिवार्य है कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हो। कोर्ट ने कहा कि उपयोग से वक्फ जैसी संपत्तियां जो लंबे समय से किसी धार्मिक उपयोग में है भी अब पंजीकरण करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। क्या कहा गया है इसमें? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। भारत के जीडीपी में महिलाओं का योगदान सिर्फ 18% है। महिलाएं खेतों में काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं। फिर भी उनका आर्थिक योगदान कागजों में कम क्यों दिखता है? सरकार क्यों चिंतित है? क्योंकि अगर महिलाओं को बराबर अवसर मिले तो वह भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बना सकती हैं। समाधान क्या रहेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पे है लिंग आधारित आंकड़े, कि मतलब सिर्फ गिनती नहीं है, अभी देखना जरूरी है कि महिलाएं कितने घंटे काम करती हैं, वेतन बराबर है या नहीं, बच्चे के बाद नौकरी पर लौट पाएंगी या नहीं, और जेंडर बजट भी होना चाहिए महिलाओं के लिए, सिर्फ योजनाओं तक सीमित ना हो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार हर जगह हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जेंडर बजट। बजट का सही इस्तेमाल तभी होगा जब महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को मापा जाएगा। बिना इसे समझे बजट से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जिला स्तर की योजनाएं। जमीनी स्तर पर योजनाएं बनाते समय महिलाओं से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करना चाहिए। इससे राज्य सरकारें अपने बजट और विकास योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रख के बना सकेंगी, ताकि पुरुषों या महिलाओं दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। The third topic is मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मानने का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
इसमें क्या हुआ, एक केस हुआ था सुकन्या साहा बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य में जुलाई 2025 में। यह केस एक पिता द्वारा दायर किया गया जिसकी 17 साल की बेटी विशाखापट्टनम ने एक छात्रावास में पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने उसको खो दिया। पिता ने सीबीआई जांच की मांग की जिससे सच्चाई सामने लाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए। कोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार भी अब मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह जीवन के अधिकार का हिस्सा अनुच्छेद 21 में है। भारत की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, यहाँ पे जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आपको, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं SC/ST अधिनियम में अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पे, SC अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 इसीलिए बनाया ताकि दलित, आदिवासी, कमजोर वर्ग को जातिगत हिंसा से बचाया जा सके। जैसे मैंने भी बताया 1989 में इसको किया गया था। जैसे इसमें क्या क्या अपराध शामिल हैं, जाति के आधार पर गाली देना, जाति के आधार पर गाली देना, सामाजिक बहिष्कार करना, जमीन पर कब्जा करना, यौन हिंसा, सार्वजनिक जगहों पर आने से रोक। होता है कि इन जैसे ये जो SC/ST जो कास्ट के जो वर्ग के लोग हैं, इनके साथ शोषण किया जाता है। इनको सार्वजनिक जगहों पे आने से रोक टोक की जाती है ना। और उनको जैसे कोई दलित होते हैं, आदिवासी, जैसे कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका हमेशा से ही जातिगत हिंसा होती है, तो उनसे उनको बचाया जाए, इसमें था। और सवाल उठे, क्या आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर प्रथम दृश्यता से SC/ST अत्याचार दिखाता है तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आरोपी सबूत मिटा सकता है, पीड़ित को धमका सकता है, समाज में डर फैला सकता है। अगर किसी दलित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक गाली दी जाती है तो यह सिर्फ शब्द नहीं, यह सम्मान पर हमला है। इसलिए कोर्ट ने कहा, इस कानून में ढील नहीं दी जाएगी, कानून की आत्मा को खतरा देगी। इस कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं, इन पे सख्त कानून बनाए जाएंगे ताकि जो अगर व्यक्ति ऐसा करता है, जो कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान करता है या उनको उनके कास्टिज्म पे गाली देता है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।